हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। होपफुली कोस्टिंग का एग्जाम काफी अच्छा हुआ होगा एंड 1 to 9 चैप्टर्स आपने अपने रिवीजन मोड में कर लिए होंगे। इस वीडियो में टर्न है चैप्टर नंबर 10 की और इससे अगली वीडियो आने वाली चैप्टर नंबर 11 की। दोनों वीडियोस बैक टू बैक आएंगी और प्लीज इनको अच्छे से आप देख लेना। जो भी एग्जाम आएगा वो इन वीडियो से आएगा। बैंक ऑडिट शुरू करते विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, दैट इज कैटेगरीज ऑफ बैंक। कितने तरह के बैंक हमारे होते हैं, लाइक कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल बैंक। कमर्शियल बैंक वो जो आमतौर पर पब्लिक डिपॉजिट्स लेते हैं और लोन एडवांसेस देते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं, ऑल आर द कमर्शियल बैंक। सेकंड आरआरबी, विलेजर्स बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। पेमेंट बैंक जो पेमेंट तो एक्सेप्ट करते हैं बट लोन देने की पावर इनके पास नहीं होती है। डेवलपमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। डेवलपमेंट बैंक क्या, जो इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोवाइड करते हैं, कॉल्ड एज डेवलपमेंट बैंक। फिर आरबीआई काफी सारे डायरेक्शंस इशू करती है और इन पेक्युलरिटीज के कारण उसको सारी रेगुलेशंस बनानी पड़ती है। फर्स्ट इज देयर आर ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, काफी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, देयर बाय आरबीआई को गाइडलाइन देनी पड़ती है। वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ बैंक नेटवर्क, काफी सारा स्प्रेड नेटवर्क है, काफी सारे ब्रांचेस है, तो इसलिए उसको विजिलेंट करना जरूरी होता है। लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इंश्योरेंस, लोन अकाउंट, ओके, तो उनको विजिलेंट करना जरूरी होती है। टेक्नोलॉजी का एक्सटेंसिव यूज होता है एंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर। ये सारी पेक्युलरिटीज होती है जिनके कारण आरबीआई को रेगुलेशंस इशू करनी होती है। बैंक ऑडिट अप्रोच, बैंक ऑडिट अप्रोच का डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। देयर आर 3 स्टेप्स इन द अप्रोच। पहले प्लान ड्रॉ करना, कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करना बैंक का कैसा है, और टीम डिस्कशन करना। अब जब मैं ऑडिट प्लान ड्रॉ करूंगा, यहां से अलग से क्वेश्चन बन सकता है, मार्केट इंपोर्टेंट। जब मैं ड्रॉइंग ऑडिट प्लान करूंगा तो क्या क्या चीज में देखूंगा, नेचर लेवल ऑफ ऑपरेशंस, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर्स, लेवल ऑफ कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशंस एंड ऑडिट रिस्क, ब्रेच ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि इंटरनल कंट्रोल के ब्रेच होने के चांसेस कितने ज्यादा हो सकते हैं। सो नेचर ऑफ operations, nature of adverse features, level of compliance and audit risk, breach of internal control। फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम क्या देखेंगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कैसी हैं और एंटिटी की कंटीजेंसी प्लानिंग कैसी है। फिर एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस, मतलब टीम डिस्कशन में हम क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एरर्स लाइकली टू ओकर, एरर्स जो हो सकते हैं, एरर्स आइडेंटिफाइड इन द प्रीवियस, जो एरर हो चुके हैं। मेथड्स थ्रू व्हिच द एरर्स कैन बी परपेट्रेटेड, किस मेथड से एरर्स हो सकते हैं। ऑडिट रिस्पॉन्सेज टू एसेस्ड रिस्क, और ऑडिटर का रिस्पॉन्स कैसा है कि रिस्क अगर आइडेंटिफाइड हुआ तो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेगा। नीड टू मेंटेन द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड नीड टू बी अलर्ट। ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है विद आवर टीम मेंबर। क्या एरर्स जो हो चुके हैं, एरर्स जो हो सकते हैं, कैसे एरर हो सकते हैं और मुझे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखना और मुझे अलर्ट भी रहना है। ओके, फिर हमारा था फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एफएस। बैंक की एफएस की बात हो रही है। फॉर्म ए में बनता है बैलेंस शीट, फॉर्म बी में बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें चार्ट फॉर्म इसको ड्रॉ किया है। बैंकिंग कंपनी प्राइवेट बैंक है तो एजीएम में, नेशनलाइज बैंक है तो बैंक कंसर्न खुद ही करेगा, आरआरबी है तो बाय बैंक विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके जी, बट इन दोनों केसेस में आरबीआई की अप्रूवल तो लेनी ही पड़ती है। फिर रेम्यूनरेशन, बैंकिंग कंपनी में रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा, जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा, और नेशनलाइज बैंक है तो कौन, आरबीआई। ओके, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। फिर कंडक्टिंग एन ऑडिट, बेसिकली इसमें ना 18 से 19 पॉइंट्स आपके, तो 18 से 19 पॉइंट करने का कोई फायदा नहीं है, मतलब एग्जाम में भी इतने नहीं पूछे जाते हैं कभी भी, बट उन 18-19 पॉइंट में से अलग अलग क्वेश्चंस बने हुए हैं जो मैंने यहाँ पर आपके कवर किए हुए, इनको करके चले जाना, 99% आपका रिस्क कवर हो जाएगा। सबसे पहले इनिशियल कंसिडरेशन, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस। मुझे एंटिटी को डिक्लेयर करना है कि मैं ना तो कोई लेना ना तो मुझे कोई लेना आपसे, ना मुझे कुछ देना आपको। इंटरनल असाइनमेंट जो हमने होल्ड कर रखे बैंक के साथ, प्लानिंग करना है, प्रीवियस ऑडिटर से एनओसी लेना है, मतलब कम्युनिकेट करना है, टर्म्स एस्टेब्लिश करनी है, और बैंक के और उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड भी करना है। तो इनिशियली मुझे ये काम करना पड़ेगा। फिर एंटिटी क्या, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस देखना कि बैंक अपने रिस्क को किस तरह से मैनेज करता है, और वो रिस्क मैनेजमेंट इफेक्टिव कब होता है, जब टीसीडब्ल्यूजी ओवरसाइट करती है और इन्वॉल्व होती है हर टाइम पे। फिर रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है और टाइमली बेसिस पर मॉनिटर भी किया जाता है। कंट्रोल एक्टिविटीज देख लेंगे हम। कंट्रोल एक्टिविटीज में जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर कंट्रोल लगाना, सेग्रीगेशन ड्यूटीज, फिजिकल सेफगार्ड्स लगाना, ये सब। एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग मतलब करेगा कोई और काम और चेक उसको कोई और करेगा। तो ये सारी अगर एक्टिविटीज हैं तो हम कहेंगे कि एंटिटी का या बैंक का इंफॉर्मेशन सिस्टम या रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल
रिलायबल है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट क्या, ओवरसाइट विद टीसीडब्ल्यूजी, आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, रिलायबिलिटी, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस पे। प्लानिंग मेमोरेंडम को क्या बोलते हैं, जो हमने पूरी प्लानिंग करी है उसकी समराइज को हम बोलते हैं मेमोरेंडम। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं, स्कोप ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑल द सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड जो रिस्क हमने आइडेंटिफाइड किए हैं वो सब, और ये एक एविडेंस के रूप में काम करेगा कि हमने ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स किए हैं। फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फ्रॉड को एसेस करे, रिस्क ऑफ फ्रॉड को, जो ऐसे 240 फाइनल लेवल पे आता है। इसमें क्या बोलते हैं, अगर ऑडिटर को फ्रॉड मिला है तो डायरेक्टली उसको रिपोर्ट करना सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो नहीं किया तो नेग्लिजेंट माना जाएगा और उसको पैनल प्रोविजंस आ सकते हैं। ये 3 मार्क्स में आ सकते हैं, याद रख के चलना। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग में देखना होता है कि एक सॉफ्टवेयर कितनी रोबस्टनेस झेल सकता है, कितना स्ट्रेस वो झेल सकता है। बेसल 3 फ्रेमवर्क में 2 चीजें आती हैं, 2 कमिटीज हैं, एक बीसीबीएस और एक एफएसबी। बीसीबीएस क्या होता है, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, एंड एफएसबी क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ये दोनों क्या होते हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन इशू करते हैं जो कि हर एक बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं। तो इनमें से ना आप क्या फुल फॉर्म आ सकती है एमसीक्यू में 2 नंबर में, तो प्लीज इनको बहुत अच्छे से कर लें, बीसीबीएस और एफएसबी। रिलायंस एंड द रिव्यू अदर रिपोर्ट्स, अब बैंक में मतलब ऑडिटर कोई दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट भी यूज कर सकता है, जब वो काम करेगा तो किसी दूसरे प्रोफेशनल की रिपोर्ट को भी यूज कर सकता है। बट कौन कौन सी रिपोर्ट को भी यूज कर सकता है, पिछले साल की रिपोर्ट को, इंस्पेक्शन रिपोर्ट को, आरबीआई की कोई इंस्पेक्शन हुई है तो, इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट को, वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी की रिपोर्ट को, फिर मैनेजर चार्ज हैंडलिंग रिपोर्ट को और एनी अदर रिपोर्ट को। ओके, ये सारे रिपोर्ट को इशू कर सकते हैं, मार्केट मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर हमारा आता है एडवांसेस, द 2 टाइप ऑफ एडवांस, वन फंडेड, दूसरा नॉन फंडेड। जहां पर एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो उसको बोलते हैं हम फंडेड, बट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड आज ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन फंडेड एडवांस। जैसे आज मैंने किसी की गारंटी दी तो आज तो आउटफ्लो कुछ भी नहीं हुआ है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन फंडेड एडवांसेस। बट जहां पे आज आउटफ्लो हुआ है तो उसको बोलते हैं फंडेड एडवांसेस। ओके जी। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, सिक्योरिटी वाइज, सॉरी सेक्टर वाइज, सिक्योरिटी वाइज और प्रूडेंशियल नॉर्म वाइज। सेक्टर वाइज 2 हमारे होता है, प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी में जैसे हमारे हाउसिंग लोन हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, और इनको छोड़ के सारे हमारे होते हैं नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। सिक्योरिटी में 2, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड में 2 आते हैं, या तो प्राइमरी सिक्योरिटी पे हो, कोलेटरल सिक्योरिटी पे हो। प्राइमरी सिक्योरिटी पे वो जहां पर हमने प्रिंसिपल सिक्योरिटी दी हुई है इनिशियली जब लोन हमने लिया था, और कोलेटरल अगर मुझे लोन का अमाउंट को बढ़ाना पड़ गया तो मुझे और ज्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो उसी को हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके, एडिशनल सिक्योरिटी। अब कौन कौन सी सिक्योरिटी हो सकती है, पर्सनल गारंटी हो सकती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैं लोन ले सकता हूं, गुड्स, सिक्योरिटीज, डेटर्स एंड गोल्ड के फॉर्म में हम लोन ले सकते हैं। और फिर प्रूडेंशियल नॉर्म वाइज में क्या होता है हमारा, बेसिकली इसमें ये नहीं होता, इसमें आई थिंक मिसप्रिंट है ये, इसमें हमारा आएगा एक तो स्टैंडर्ड और एक हमारा आएगा एनपीए। ओके, ये 2 हमारे आते हैं, समझे, आगे आएगा दोबारा से। फिर मोड ऑफ क्रिएटिंग द सिक्योरिटी, मतलब मैं सिक्योरिटी कैसे क्रिएट करूं। फर्स्ट इज मॉर्गेज। मॉर्गेज में क्या होता है, जहां पर हम टाइटल डीड सामने वाले को देते हैं। 2 तरह की मॉर्गेज होती है, रजिस्टर्ड और इक्विटेबल। रजिस्टर्ड और इक्विटेबल। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में क्या होता है हमारा, जहां पर हम मॉर्गेज डीड बना के अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करते हैं टुवर्ड द मॉर्गेजी, सामने वाले पर्सन को, तो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड मॉर्गेज। बट इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है, जहां पर सिर्फ टाइटल डीड हम डिलीवर करते हैं, उसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। प्लेज क्या होता है, जहां पर हम गुड्स का फिजिकल पोजीशन किसी और को देते हैं, बेलमेंट हम करते हैं गुड्स की, तो उसको बोलते हैं प्लेज। जैसे गोल्ड में होता है, गोल्ड सामने वाले को हम रखते हैं जब हमें लोन मिलता है। और लीगल ओनरशिप प्लेजर की होती है जो ट्रांसफर करता है, बट एक राइट आ जाता है प्लेजर के पास कि अगर कल को डिफॉल्ट हुआ तो उसको रिकवर बेच के वो कर सकता है। हाइपोथिकेशन जो सिर्फ भरोसे पे किया जाता है, ना तो ओनरशिप जाती है सामने वाले को, ना पोजीशन जाता। ओनरशिप भी पर्सन के पास रहती है जो बोरोवर होता है, और पोजीशन भी पर्सन के पास। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल कार लोन। ओके, जहां पर हाइपोथिकेशन डीड बनाई जाती है, मूवेबल सिक्योरिटीज होती है इसके अंदर, और ना ही ओनरशिप और ना ही पोजीशन ट्रांसफर। ये पिन पॉइंट है एग्जाम की, ये अच्छे से लिख के आना, आप लोग याद कर लो इसको। असाइनमेंट, जहां पर हम एग्जिस्टिंग डेट या फ्यूचर डेट को ट्रांसफर करते हैं किसी और के फेवर में, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। जहां पर मैं अपना राइट ट्रांसफर करता हूं, मुझे किसी से पैसा लेना है, वो राइट मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज असाइनमेंट। सेट ऑफ क्या होता है, किसी एक पर्सन के 2 अकाउंट्स है, लोन अकाउंट और सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में पैसा प्लस पड़ा हुआ है, लोन अकाउंट में कैट बहुत सारा है वो दे ही नहीं रहा, तो अगर वो सेम नेचर का है, सेम नेम पे है, सेम बैंक में है, तो हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके, बट एंश्योर कि सेम राइट का होना चाहिए और सेम नेम पर होना चाहिए। फिर लीन। लीन का मतलब क्या होता है, जहां पर हम सामने वाले की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, बट वो ओनर की कंसेंट से होना चाहिए। उसके बाद
प्रूडेंशियल नॉर्म क्या है इनकम को रिकॉग्नाइज करने की, एसेट को क्लासिफाई करने की? बेसिकली वही है हमारा, मतलब जो प्रूडेंशियल नॉर्म वाइज था वही बात आ रही है इसमें, ठीक है ना। स्टैंडर्ड और एनपीए। स्टैंडर्ड ना क्या होता है, जिसकी रेगुलर पेमेंट आ रही है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, या फिर वो ओवरड्यू है 90 दिन तक, मतलब जब ड्यू डेट आ जाती है और पैसा पे नहीं होता तो अगले 90 दिन तक वो ओवरड्यू रहता है, तो उस ओवरड्यू पीरियड में क्या माना जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट मार्केट मोस्ट इंपोर्टेंट। इन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मई 26 में या और सितंबर 26 में दोनों में से ये एक बार आएगा ही आएगा, समझे। सो स्पेशल मेंशन अकाउंट, एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2। एसएमए 0 क्या होता है, जब हमारे ड्यू डेट आ गई तो ड्यू डेट से पहले 30 दिन एसएमए 0, एसएमए 1 नहीं, भूल मत जाना, एसएमए 0 फिर एसएमए 1 और फिर एसएमए 2, मतलब 30 30 और 30, और 90 दिन के बाद वो क्या बन जाएगा हमारा एनपीए, समझे। तो 0 to 30, 31 to 60, 61 to 90, एसएमए 210। अब उसके बाद वो क्या बनता है, सब स्टैंडर्ड, मतलब अगले 1 साल तक वो रहता है सब स्टैंडर्ड, उसके बाद अगले 3 साल तक वो रहता है डाउटफुल, और उसके बाद वो बन जाता है लॉस एसेट। समझिएगा जरा, पहले 90 दिन वो क्या रहता है, ओवरड्यू, फिर वो 1 साल तक रहता है सब स्टैंडर्ड, फिर अगले 3 साल तक वो रहता है डाउटफुल, D1, D2 और D1, D2 एंड D3, ओके, ये रहता है, और उसके बाद वो बन जाता है हमारा लॉस एसेट्स, ओके जी। एनपीए, एनपीए क्या होता है, या तो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू रहे तो उसको हम एनपीए बोलते हैं, या फिर वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, मतलब अगर मान लो टर्म लोन हो ना तो वहां पर हम ओवरड्यू देखते हैं, बट अगर वर्किंग कैपिटल लोन हो, कैश क्रेडिट लिमिट हो, तो उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर, या फिर कोई बिल डिस्काउंट करवाया था तो वो 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू है तो वो भी हमारा एनपीए माना जाएगा। अब आउट ऑफ ऑर्डर पे डायरेक्ट डेफिनेशन पहले आ चुकी है, तो इसको आप अच्छे से याद करें, व्हाट इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर क्या बोलेंगे हम, जब हमारा जो बैलेंस है वो हमेशा सैंक्शन लिमिट से ज्यादा रहता है, मान लो सैंक्शन लिमिट 50 लाख रुपए की है बट वो हमेशा 55 लाख 60 लाख रुपए रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर। या फिर कोई भी अमाउंट विद इन द सैंक्शन लिमिट है, मतलब 50 लाख के नीचे ही रहता है, बट पिछले 90 दिनों में कोई भी पैसा प्लस नहीं हुआ, कोई भी क्रेडिट नहीं हुआ, पर अगर क्रेडिट भी हुआ है, क्रेडिट आर देयर, बट वो इतना भी इनफ नहीं है कि वो इंटरेस्ट को कवर अप कर सकता है, समझे। सो फर्स्ट इज कंटिन्यूअसली एक्सेस रहता है, 90 दिन तक कोई क्रेडिट नहीं आया है बट इतना भी सफिशिएंट नहीं है कि वो इंटरेस्ट को भी कवर अप कर पाए, उसको बोलते हैं ओवरड्यू, या फिर सॉरी आउट ऑफ ऑर्डर। ओवरड्यू किसको बोलते हैं, जहां पर अमाउंट 90 दिन तक ओवरड्यू रहे उसको बोलते हैं जहां पर ड्यू डेट पर पैसा ना आए तो अगले 90 दिन तक वो क्या रहेगा, ओवर ड्यू, ओके। फिर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, अब भाई एनपीए होने वाला है तो प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा, जब तक वो स्टैंडर्ड है मतलब एसएमए तक कोई प्रोविजन नहीं बनेगा, उसके बाद सब स्टैंडर्ड पे बनेगा 15% का प्रोविजन, ओके, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, समझे। डाउटफुल एसेट पे 1 ईयर तक D1 में आता है तो उसमें बनेगा सिक्योर्ड पे 25% जितना भी अमाउंट है, और अनसिक्योर्ड पे हमारा होता है 100%। D2 में मतलब 1 to 3 ईयर, मतलब 2 साल, अगले 2 साल तो 40% सिक्योर्ड पे, 100% हमारा आता है अनसिक्योर्ड पे। D3 मतलब मोर देन 1 ईयर, मोर देन 3 ईयर, 100% और चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो। मेरी बात सुनिए, यहां पर शायद मैंने कुछ ग्लिच कर दिया, देखिएगा ध्यान से एक बार, मतलब अप टू 1 ईयर मैं आपको ये कहना चाहता था कि डाउटफुल वो 3 साल तक रहता है, अगले 1 साल रहेगा वो D1 में और अगले 2 साल वो रहेगा D2 में, समझे, मतलब D2 में वो 2 इयर्स तक रहेगा, 1 साल से 1 साल पूरा हो गया उसके अगले 3 साल तक, मतलब 2 साल और, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, और D1 में 1 ईयर, उसके बाद वो बन जाता है D3, ओके। और अगर उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू 0 हो गई हो तो वो बन जाता है हमारा लॉस एसेट। प्लीज इसको करेक्ट कर लेना जो मैंने बोला अभी, लॉस एसेट, और लॉस एसेट पे हमें 100% प्रोविजन बनाना पड़ता है, ये याद कर लेना। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जैसे आपको सिक्योर्ड पोर्शन भी दिया मिलेगा, अनसिक्योर्ड पोर्शन भी दिया मिलेगा, ओके, और आपसे पूछा जाएगा कि कितना परसेंट प्रोविजन बनाना बताओ, तो आपको ये 25, 40 और 100 का याद होना चाहिए, ओके। और याद रखना कि ना तो प्रोविजन ज्यादा होना चाहिए ना प्रोविजन कम होना चाहिए। कई क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे जहां प्रोविजन उन्होंने बना रखे तो आप क्या सोचोगे, अच्छी बात है ना, ज्यादा प्रोविजन बना रखा, नहीं वो फाइनेंशियल इंपैक्ट डालेगा, तो इसलिए ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एग्जैक्ट इतना ही होना चाहिए जितना वो बता रखा है, क्लियर। फिर जो एसेट क्लासिफिकेशन होती है वो बोरोवर वाइज होती है, मतलब सिक्योरिटी वाइज नहीं होती, फैसिलिटी वाइज नहीं होती। इसका मतलब ये है कि एक पर्सन ने 2 लोन ले रखे, कार लोन, हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन उसके एनपी हो गया तो उसके बाद कार लोन भी एनपी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, चाहे वो पैसे क्यों ना पे कर रहा हो।
और ऑडिटर को ना ये इंश्योर करना है, अगर ईयर एंड पे कुछ क्रेडिट्स आए हैं तो इंश्योर करना है कि वो ऐसा पैसा तो नहीं कि बैंक से लेके ही दे दिया हो, या फिर ईयर एंड के बाद अप्रैल में उन्होंने वापस वो विड्रॉ कर लिया हो, तो उसको ऑडिटर को बिना किसी नेग्लिजेंस के, विदाउट द स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी, लापरवाही से चेक नहीं करना, बहुत ही ध्यान से चेक करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, जिन एडवांसेस की गारंटी गवर्नमेंट ने दे रखी है तो उसको बोलते हैं जीजी एडवांसेस। अब गवर्नमेंट आर टू टाइप, सीजी एंड एसजी। अब अगर मान लो सीजी का गारंटेड हमारा एनपीए होने वाला है, मतलब या फिर हमारा क्या है आउटस्टैंडिंग है, तो लोन को तो हम कभी भी एनपीए नहीं मानेंगे, लोन रेगुलर रहेगा, बट इंटरेस्ट एनपीए मान लिया जाएगा। मतलब उसकी इनकम रिकॉग्नाइज करनी हम बंद कर देंगे और दिखाएंगे उसको कैसा परफॉर्मिंग एसेट, बट इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे हम। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या, तो नॉर्मल प्रोविजन माना जाएगा ना, तो उसकी इनकम रिकॉर्ड करेंगे हम, मतलब दोनों तरह से एनपीए मान लिया जाएगा, लोन पॉइंट ऑफ व्यू, एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चीज आप लोग बिल्कुल याद रखना अच्छे से, ओके जी। फिर एडवांस्ड कंसोर्टियम, कंसोर्टियम क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा बैंक मिलके कोई लोन प्रोवाइड करते हैं, ओके, तो उसको हम बोलते हैं कंसोर्टियम। टू और मोर बैंक देते हैं, और जिसका हायर शेयर होता है, जो सबसे ज्यादा लोन देता है, तो वो लीड करता है पूरी टीम को, और लीड बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है डीपी को कंप्यूट करने का। सर डीपी क्या होता है, ड्रॉइंग पावर, कितना पैसा वो बोरोवर विड्रॉ कर सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा हमारा लीड बैंक, ओके जी। फिर इरोजन इन द सिक्योरिटी वेल, इरोजन का मतलब क्या होता है भाई, इरोजन का मतलब होता है ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, उसको हम बोलते हैं इरोजन, समझे, उसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन। अब इरोजन आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज, अगर जो हमारी रिलायबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो एसेट से 50% से कम हो गई। मैंने माना था कि वो 1 करोड़ रुपए की है, बट आज वो सिर्फ 48 लाख रुपए की रह गई वैल्यू उसकी, तो 50% से भी कम होगी, तो उसको हम क्या मान लेंगे, डाउटफुल कैटेगरी में मान लेंगे हम उसको, एप्रोप्रिएट प्रोविजन में बनाना पड़ेगा। बट अगर उस एसेट की वैल्यू लोन अकाउंट में जितना पैसा है, यहां पर एसेट की वैल्यू नहीं लेंगे हम, यहां पर हमने एसेट की वैल्यू ली थी, कंपैरिजन समझना, यहां पर लोन अकाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जितना भी पैसा है, अगर उस पैसे से लेट्स से x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, अगर वो जो एसेट की वैल्यू है वो अगर इस एक्स वाई से 10% से भी कम हो गई, तो वो मान ली जाएगी लॉस एसेट, और 100% प्रोविजन उस पर बनाना पड़ेगा, समझे। याद रखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर कभी भी आ सकता है, और मोरओवर बच्चे गलत करके आएंगे इसको, तो प्लीज जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ लें। एडवांसेस टू स्टाफ, जब बैंक अपने एम्प्लॉयज को लोन देता है तो वहां पर एज एन एम्प्लॉयर लोन जाता है और अदर कैटेगरी में वो आता है। एग्रीकल्चर एडवांस ऑफ टू टाइप, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। अब लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या आता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में वो ऐसी क्रॉप के लिए दिया है जिसका हार्वेस्टिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर हो, और दूसरा जिसका हार्वेस्टिंग पीरियड अप टू 1 ईयर हो, ओके जी, अप टू डेट ऑफ हार्वेस्टिंग हम लिखते हैं। अब ऐसे एग्रीकल्चर एडवांसेस एनपी कब माने जाएंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो दिए हैं वो अगर एक क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू रहे, एक क्रॉप सीजन अप टू डेट ऑफ हार्वेस्ट, लेट्स से 1.5 साल तक, 1.5 साल का एक क्रॉप सीजन है, तो उसके बाद ड्यू डेट आई उसकी, तो उसके अगले 1.5 साल तक अगर वो ओवरड्यू रहेगा ना, तो वो हमारा एनपी माना जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन में जब वो 2 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू, लेट्स से 4 महीने का लोन था छोटी फसल पे, शॉर्ट ड्यूरेशन पे, तो अगर वो 8 महीने हमारा ओवरड्यू रहेगा ना, तो वो एनपी मान लिया जाएगा। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, ये जितने वीडियो में कवर हो रहे हैं सारे इंपोर्टेंट है और सब में से क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको कोई भी लेफ्ट आउट करने की कोशिश मत करना, ओके। मतलब जितना हट सकता था मैंने 10% हटा दिया है, बट इससे ज्यादा कट अप नहीं कर सकते इस चैप्टर में। कंप्यूटेशन ऑफ डीपी, एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्ट आपको लिखना है। मीनिंग डीपी क्या होती है, एक लिमिट जितना अमाउंट कंपनी विड्रॉ कर सकते हैं, बोरोवर विड्रॉ कर सकता है, ओके। फिर डिफरेंट फ्रॉम सैंक्शन लिमिट, सैंक्शन लिमिट क्या होता है, टोटल एक्सपोजर जो एक बैंक एक पर्टिकुलर क्लाइंट पे ले सकता है, मतलब कि मुझे इतना ही पैसा देना है सिर्फ उसको, उससे ज्यादा पैसा मुझे उसको, उससे ज्यादा एक्सपोजर मोस्ट क्लाइंट के ऊपर नहीं ले सकता। और अगर मुझे डीपी कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे करूंगा, सैंक्शन लिमिट माइनस मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, जैसे कोई सिक्योरिटी उन्होंने दी है तो हमेशा ये चांसेस रहते हैं कि शायद उस सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो जाए, तो वो इसलिए हम मार्जिन रखते हैं। तो सैंक्शन लिमिट माइनस मार्जिन इक्वल टू ड्रॉइंग पावर। कंसिडरेशंस को ध्यान रखना है कि ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट सारे हमारे मतलब लिमिट के अंदर रहने चाहिए। बैंक की ड्यूटी क्या बनती है, बैंक की ड्यूटी बनती है कि वह इंश्योर करे कि जो हमारा मतलब लोन अमाउंट है वो सिक्योर्ड रहे, और अगर कोई लोन 3 महीने से ज्यादा की उस पर दिया है, स्टॉक स्टेटमेंट पर दिया है,
मतलब जो उसने स्टॉक स्टेटमेंट दी थी वो 3 महीने पुरानी थी, मतलब लेट से आज हमारा लेट से मई चल रहा है, तो हमने जनवरी की स्टॉक स्टेटमेंट पर की जनवरी मेरे पास इतना स्टॉक था, आज मैं लोन दूं तो ये इरेगुलर मान लिया जाएगा। फिर ऑडिटर कंसर्न, ऑडिटर कंसर्न क्या होता है, स्टॉक स्टेटमेंट जो भी बोरोवर सबमिट करता है वो डिटेल में स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर, तो बीओडी एज पर द गाइडलाइन फॉर्मेटेड बाय द बीओडी, मतलब ड्राइंग पावर कंप्यूट करनी है उस मेथड से जो बीओडी कंप्यूट करेगा। स्टॉक ऑडिट क्या होता है, स्टॉक ऑडिट हर एक बैंक कैरी आउट करवाता है उन एक्सपोजर के लिए जिनका 5 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर है। ओके, अब सुनना ध्यान से, हम डीपी कैसे निकालते हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसका, समझे कैसे निकालते, सुनना ध्यान से। यहाँ तो मेरे पास स्टॉक या डेटर्स है, वो उसकी वैल्यू आ गई। अब स्टॉक में से एक तो अनपेड स्टॉक, जो उधार का स्टॉक है वो लेस करूंगा मैं, और जो क्रेडिटर का स्टॉक है, क्रेडिटर का मतलब उधार का स्टॉक होता है बेसिकली, वो मैं लेस करूंगा इनमें से, और फिर वो आ जाएगी हमारी मार्जिन लेस करके डीपी। बट अगर मुझे डेटर पे निकालना है तो मैं प्रोविजन फॉर डेट एंड डाउटफुल डेट लेस करूंगा, बेड डेट लेस करूंगा, और जो इनएलिजिबल डेटर्स है मतलब जो रिकवर नहीं हो सकते उनको लेस करके मार्जिन लेस करके मेरी डीपी आ जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, डेटर में से कभी भी क्रेडिटर लेस मत करना। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, डेटर सेल पे होता है, क्रेडिटर परचेज पे होता है, मतलब परचेज मैंने किया उधार में, तो स्टॉक में आया होगा, उधार का स्टॉक है तो अनपेड स्टॉक, तो यहाँ पर क्रेडिटर में आता है वो, समझे, तो याद रखना इस चीज को बिल्कुल आप लोग। हाँ, फिर एडवांसेस का ऑडिट मुझे करना है, कैसे हम देखेंगे एडवांसेस को, लोन डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, कोई भी अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए, वैल्यूएशन सही होना चाहिए, एवरी एंट्री सारी एंट्रीज क्लासिफाइड डिस्क्राइब और डिस्क्लोज होनी चाहिए, और हर एक चीज का प्रॉपर प्रोविजन बना रखा हो। फिर मुझे एडवांसेस के ऊपर के कंट्रोल चेक करने हैं, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करूंगा मैं सामने वाले की, मतलब पेइंग कैपेसिटी कैसी है, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए हो, मार्जिन केप्ट किया हो, सिक्योरिटीज में अगर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। फिर सारे अकाउंट हमें रिव्यू करने एटलीस्ट वंस इन फाइनेंशियल ईयर, ताकि हम उसकी रेगुलेटरी को पता लगा पाए। ओके, फिर यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, रेवेन्यू आइटम को मुझे वेरीफाई करना है, जो पीएनएल की रेवेन्यू बैंक में, रेवेन्यू सर्टेनिटी का मतलब क्या है, इसमें अंदर से आप लोग अपने आप लिखोगे कि द बैंक शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओनली इफ इट इज सर्टेन, अगर वो सर्टेन है रिकवर हो जाए तब उसको रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू अनसर्टेनिटी, रेवेन्यू अनसर्टेनिटी क्या होता है, रेवेन्यू अनसर्टेनिटी होता है कि अगर मान लो अनसर्टेनिटी है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा, तो वहां पर उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। बिल परचेज और बिल फॉर कलेक्शन के ऊपर जो उसने डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए हैं, कमीशन लिया है, तो उसको वेरीफाई करेगा कि एक्चुअल में है या नहीं है वो। अगर एक से ज्यादा सालों के लिए बिल डिस्काउंट किया है तो उसकी जो इनकम वो हर साल में अपोर्शन हो जानी चाहिए। रीनेगोशिएशन चार्जेस, कई बार पता क्या होता है, हमारे जो लोन है ना वो रीनेगोशिएट होता है कि जैसे टर्म बढ़ा दो या फिर इंटरेस्ट रेट कम कर दो, ये सब ओके, और थोड़ा सा माफ कर दो, तो रीनेगोशिएशन वो होता है। तो रीनेगोशिएशन चार्जेस बैंक कलेक्ट करता है, तो ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जो रीनेगोशिएशन चार्जेस है ना वो भी अप्रोप्रिएट होने चाहिए। ओके, फिर रिवर्सल ऑफ इनकम, रिवर्सल ऑफ इनकम क्या होता है, अगर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये बच्चों को डाउट रहता है, इसमें थोड़ा स्लो चलते हैं। अब रिवर्सल ऑफ इनकम क्या होता है, कोई भी एडवांस एनपीए बन गया, एनपीए पता है आपको क्या होता है ना, अब तो जो भी इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है या पेंडल में क्रेडिट हो रखा है ऑलरेडी, आगे वाला तो होगा ही नहीं और स्टॉप हो गया, सीज हो गया अब, बट जो पहले भी हो चुका है ना वो सारा मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। उसके उस एडवांसेस के जो भी इनकम, चाहे वो फीस की फॉर्म में चाहे वो कमीशन के फॉर्म में हो, सारा का सारा मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। अगर पास्ट में रिकॉग्नाइज किया हो तो रिवर्सल पॉसिबल हो तो कर लो, बट पास्ट में है तो शायद रिवर्सल पॉसिबल ना भी हो, तो इक्विवेलेंट अमाउंट का मुझे करंट फाइनेंशियल ईयर में प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अगर लार्ज डेबिट है मतलब बहुत सारे रिवर्सल कर रखे एंटिटी ने, मैनेजर उसने बैंक ने, तो हो सकता है कुछ गलत हो, तो ऑडिटर को ये इंश्योर करना पड़ेगा। देन टेक आउट फाइनेंस, टेक आउट फाइनेंस क्या होता है, जहां पर एक नया लोन हम प्रोक्यूर करते हैं पुराने वाले को रिप्लेस करने के लिए, उसको मतलब टेक आउट फाइनेंस। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फाइनेंस के सोर्स को एक्सपेंड करना, याद करना आ सकता है, एक्सपोजर इशू को एड्रेस करना और लॉन्गर टेन्योर डेट को बूस्ट अप करना। पहला क्या, एक्सपेंड करना सोर्स ऑफ फाइनेंस को, एड्रेस करना एक्सपोजर इशू और लॉन्गर टेन्योर डेट को बूस्ट अप करना, तो ये हमारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ऑडिट रिपोर्ट, नेशनलाइज्ड बैंक के केस में ऑडिटर रिक्वायर्ड है कि रिपोर्ट करेगा सीजी को, और क्या क्या उसमें डिक्लेयर करेगा कि एफएस ट्रू फेयर है या नहीं है, जो भी ट्रांजैक्शन बैंक ने एंटर करी है वो विद इन पावर है या नहीं है, और जो रिटर्न्स ब्रांचेस से रिसीव हुई है हेड ऑफिस को वो प्रॉपर है प्रॉपर नहीं है, और फिर वो इशू करे लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं एलएफएआर, जो हर एक ऑडिटर को 30 जून से पहले पहले देनी होती है। और एक और चीज बताऊं मैं आपको,
और भी काफी सारे अदर रिपोर्ट्स होती हैं, अदर रिपोर्ट्स जो ऑडिटर को देनी पड़ती है, जैसे कि याद करना आ सकता है इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, एसएलआर के ऊपर, सीआरआर के ऊपर, ये सब जो भी आए लिख देना बस इसमें, मतलब हो सकता है कुछ एप्लीकेबल ना हो इसमें। और फिर होता है हमारा ट्रेजर ऑपरेशन के ऊपर, ओके, फिर एलएफएआर, फिर हमारा क्या है फेयरनेस के ऊपर, ट्रूथफुलनेस के ऊपर, तो ये सारी रिपोर्ट उसको इशू करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा एंटायर चैप्टर ऑफ बैंक ऑडिट। विश यू अ हैप्पी रीडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसमें अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा हो ना जो आपको समझना हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। और देखो 25 मिनट्स की पूरी वीडियो बनी है, तो प्लीज इसको अच्छे से देख लेना। मतलब अगर आपको इसको 3 बार, जैसे मैंने आपको कल एक शेड्यूल अपलोड किया था कि 2-3 टाइम कैसे रिवाइज करना है, तो इसको एक तो अभी रिवाइज करना और एक कल शाम को रिवाइज करना, इसको 1.5 में देख के, ओके। और फिर परसों सुबह अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो इसको 2x पे देखना। 2x में अगर आप देखोगे ना सारी वीडियोस, तो आपका लगभग 3 से 4 घंटे पूरा ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, समझे। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं जल्दी, मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।